हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज जो हम लेकर आए हैं वो सिंपल पेपर क्वेश्चन, सिंपल पेपर का जो सीबीएसई ने 2021 टर्म 1 के लिए लॉन्च किया है, उसके सॉल्यूशन को, उसके कॉन्सेप्ट को आपको बता दें कि अगर आपको एग्जामिनेशन में 40 आउट ऑफ 40 लाना है तो निश्चित रूप से आप सिंपल क्वेश्चन करके जाएँ, क्योंकि इस सिंपल पेपर में हर वो वेराइटी की क्वेश्चन है, हार्ड भी है, ईजी भी है और मीडियोटर भी है। तो अगर आप 100 आउट ऑफ 100 यानी कि फुल मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, 40 मार्क्स लेने के आना चाहते हैं पूरी तरह से, तो निश्चित रूप से एक बार सिंपल क्वेश्चन पेपर को आप करके जाएं। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन हम लोग 1 बाय 1 लेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हल्का सा पैटर्न समझ लीजिए आपका पेपर में क्या होने वाला है। आपके पेपर में 3 सेक्शंस में क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन करने होंगे उसमें से मात्र 16 कोई भी। फिर सेक्शन बी करने हैं, उसमें भी आपको 20 क्वेश्चंस ही मिलेंगे और उसमें भी आपको केवल 16 ही क्वेश्चन ही करने हैं, 4 क्वेश्चंस आप कोई भी छोड़ सकते हो। फिर आपको एक सेक्शन सी मिलेगा, उस सेक्शंस में भी आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए और उसमें मात्र आपको 8 क्वेश्चंस ही करने हैं और ये केस बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे जो सेक्शन सी में रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारी कहानी आप समझ गए। एक और मिसकॉन्सेप्शन होता है कि टोटल हुए 20, 40 और 10, 50 क्वेश्चंस और करने हैं 16, 32 और 8, 40 क्वेश्चन। तो बच्चे ये समझ लेते हैं कि 50 क्वेश्चन हमको मिल रहा है और हमको 40 क्वेश्चन करने हैं, तो हम कोई भी 40 कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सेक्शन ए से आपको 16 क्वेश्चन करने ही हैं, माने सेक्शन ए में आपको मात्र 4 ही क्वेश्चन छोड़ने की मतलब ज़रूरत है, मतलब 4 क्वेश्चन से ज़्यादा आप नहीं छोड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन पहले सेक्शन का छोड़ दो और बाकी सेक्शन आप बना लो तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। ठीक है, यानी कि सेक्शन ए में केवल 16 ही करने हैं, 4 छोड़ने हैं। सेक्शन बी वाले में 16 करने हैं, 4 छोड़ने हैं। सेक्शन सी वाले में 8 करने हैं, 2 छोड़ने हैं। ठीक है, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अगर क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है तो आपको उसमें टिक करना चाहिए। और तुक्का मारने का जो तरीका है उसे भी हम बताए हैं, क्योंकि तुक्का भी कुछ इस तरह से मारा जाए कि एकदम सही बैठ जाए और आंसर कुछ ना कुछ सही हो जाए, इसका भी तरीका हम बताए हुए हैं। इसके लिए आप आई बटन में देख सकते हैं, जिसमें कि हम स्ट्रेटेजी बताए हैं और तुक्का मारने का तरीका बताए हुए हैं। चलिए, तो अब हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं अब 1 बाय 1। चलिए, ऊपर आप सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे और इस क्वेश्चन पे कह रहा है कि साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू क्या होगा। तो साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू के लिए सबसे पहले इस माइनस को आप गायब करें। साइन इनवर्स के माइनस अगर अंदर आता है तो उस माइनस को हम बाहर खींच सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा साइन ऑफ π/3 और ये जब इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। और साइन इनवर्स 1/2 का मतलब कि वो कितना डिग्री एंगल होगा, 30 डिग्री, क्योंकि साइन इनवर्स में अगर 1/2 वैल्यू आ रहा है तो साइन में कितना एंगल होगा कि 1/2 आता है तो 30 डिग्री। आपको याद करना चाहिए ये सब चीज़ें कि साइन में आपका वैल्यू जो होता है 1/2 वो कितना डिग्री पे होता है, तो 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री को आप लिख सकते हैं π/6। अब देखो π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री और π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो 60 30 को जोड़ोगे तो 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री को लिखा जा सकता है साइन ऑफ π/2 से, और साइन π/2 का वैल्यू होता है 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो कंटिन्यूटी से है और इसमें कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ के, और ब्रैकेट में लिखा है कि के का वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब के का वैल्यू निगेटिव है। फॉर विच द फंक्शन एफ डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस kx अपॉन x sin x, x नॉट इक्वल टू 0 एंड fx इज इक्वल टू 1/2 व्हेन x इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। तो अगर ये फंक्शन x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है तो आप k का वैल्यू बता दो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ कि कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या होता है। कंटिन्यूटी का डेफिनेशन होता है कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इक्वल होने चाहिए। तो लिमिट x टेंडिंग टू जब 0 करेंगे तो हम fx लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली f ऑफ 0 की बात करेंगे। तो जब f ऑफ एग्जैक्टली 0 रखेंगे तो x बराबर 0 पे फंक्शनल वैल्यू 1/2 आएगा, ये गारंटी है। लेकिन यहाँ पे हम लोग fx जो रखेंगे वो टेंडिंग टू 0 पे रखेंगे, मतलब 0 पे बात नहीं होगी, 0 टेंडिंग पे बात होगी, माने 0 प्लस और 0 माइनस पे बात होगी। तो नॉट इक्वल टू 0, जब x 0 के बराबर नहीं है मतलब 0 प्लस होगा 0 माइनस होगा, तो उसके लिए हम लोग fx का डेफिनेशन जो यहाँ रखेंगे वो क्या रखेंगे आपका ये, यानी कि हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस kx अपॉन x साइन x
का वैल्यू हमको दिया गया है 1/2। अब जरा x टेंडिंग टू 0 रखा जाए और देखा जाए क्या हो रहा है। तो cos ऑफ k इंटू 0 तो 0 हो जाएगा और cos 0 डिग्री 1 होता है, तो 1 - 1 0 हो गया, और नीचे x 0 पड़ेगा तो 0 इंटू साइन 0 0, यानी कि ऊपर भी 0 गया नीचे भी गया 0, यानी कि आप लिमिट का वैल्यू अभी नहीं डाल सकते हो बिकॉज ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 0/0। अब आप एक फार्मूला याद करो 1 - cos 2 थीटा का। 1 - cos 2 थीटा का फार्मूला आपको यहाँ पे याद करना ही पड़ेगा, और वो फार्मूला आपको हम यहाँ बता देते हैं। 1 - cos 2x का फार्मूला होता है आपका 2 sin स्क्वायर x, ठीक है, 2 sin स्क्वायर x। तो अगर यहाँ पे आपका 2x था तो यहाँ पे आधा हुआ है 2x का, तो अगर 1 - cos kx रहेगा तो ये बन जाएगा 2 sin स्क्वायर kx/2। क्यों kx/2 किए, क्यों kx/2 किए, क्योंकि ये 2x था तो 2x/2 हुआ होगा तभी तो x आया होगा, यानी कि इसका आधा हो जाता है। तो 1 - cos kx में kx का आधा क्या होगा, kx/2, यानी कि आप इसका फार्मूला लिख सकते हो यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 - cos kx का 2 sin स्क्वायर kx/2 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे x इंटू साइन एक्स है। तब तक लिमिट का वैल्यू नहीं डाल सकते हैं जब तक कि वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट ना जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब साइन में जाओगे तो ये kx/2 है, तो अब लिमिट का बहुत ही बेहतरीन फार्मूला को यूज करने का समय आ चुका है, और वो समय क्या है ये कि हम इसको लिख सकते हैं 2 sin kx/2 इंटू साइन kx/2, और नीचे में हमारा एक यहाँ पे ये x लिख सकते हैं और ये साइन x हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये वैल्यू हमारा 1/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे साइन ऑफ सेम आर्गूमेंट हो और डिनोमिनेटर में भी सेम आर्गूमेंट हो तो 1 होता है। आपको फार्मूला याद होगा कि साइन ऑफ x अपॉन अगर x मिल जाए और x टेंडिंग टू 0 हो तो जाके ये वैल्यू 1 होता है। तो ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहाँ kx/2 है जबकि यहाँ केवल और केवल x है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस पर काम करना पड़ेगा, और वो काम हम जो कर रहे हैं आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम जो है ना क्वेश्चंस को मिटा देते हैं और उसके बाद यहाँ पे काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि 2 sin kx/2, आप क्या कर लो, ज़बरदस्ती आप kx/2 से यहाँ डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे केवल और केवल x ही बचा हुआ है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि अगर हम kx/2 से डिवाइड किए हैं तो यहाँ kx/2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। उसी तरह से यहाँ भी आपका साइन kx/2 है, तो यहाँ पे आप लिख लें साइन kx/2, और फिर नीचे फिर से आप क्या कर लें, ये kx/2 कर लें, तो यहाँ पे आप एक और kx/2 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि आप इसको स्क्वायर कर दें। एक इसको मैनेज कर लेगा काट लेगा, इसको एक मैनेज कर लेगा काट लेगा, ठीक है। लेकिन अब जरा यहाँ पे ये सोचने वाली बात होगी कि ये वाला x तो बचा रह जाएगा और ये वाला साइन x भी बचा रह जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है जरा सोचिए, ठीक है। ये kx को तो हम इसका मैनेज कर लिए, यहाँ से ये मैनेज कर लिए, तो आप क्या कर लो कि इसके बाई में x लिख लो और इनटू में x और लिख लो, तो यहाँ पे x स्क्वायर कर लो, ठीक है ना। तो मैनेज कर रहे हैं हम, देख रहे होगे कि ये x से हमने डिवाइड किया तो यहाँ मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब क्या होगा, ये जो कहानी होगी अगर तुम x टेंडिंग टू 0 डालोगे तो हम कहेंगे कि ये जो है कहानी 1 हो जाएगी, तो 2 × 1 होगा, और ये तो अपना बच जाएगा k²x²/4, नीचे हो जाएगा x², और यहाँ पे साइन kx/2 और kx/2 ये फिर से ये 1 को चला जाएगा क्योंकि सेम आर्गूमेंट सेम ये चीज़, और टेंडिंग टू 0 भी है, तो इनटू में 1 हो गया, और नीचे में साइन x/x ये भी 1 हो गया। अब ये x² से x² कट गया और 2 दूना के 4 कट गया, तो यानी कि k²/2 आया, और बराबर में चल रहा था 1/2, तो k² का वैल्यू के लिए 2 भी कट जाएगा, तो यानी कि k का वैल्यू हो जाएगा आपका ±√1 यानी कि 1, यानी कि k का वैल्यू ±1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें लिमिट का पूरा कंप्लीट फार्मूला को यूज किया है, ये फार्मूला को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है हमसे, क्वेश्चन में आंसर सही आया हुआ है, k बराबर +-1 आंसर सही आया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि k इज़ लेस देन 0, यानी कि k निगेटिव था। तो अगर k निगेटिव था तो यहाँ पे हम केवल और केवल k का वैल्यू क्या ले सकते हैं, -1, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में आंसर आने के बाद भी गलत करवाने के लिए
उन्होंने पहले ही बोल रखा था कि k लेस देन 1 है, क्योंकि आपका फटाक से दिमाग आंसर पे जाता, जैसे कि मेरा गया। तो ये गलती आप नहीं कीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इफ़ A इज इक्वल टू AIJ इज़ द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2। तो अगर 2 है तो यानी कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस है, ठीक है, सच दैट AIJ इज इक्वल टू 1 व्हेन I इज़ नॉट इक्वल टू J एंड 0 व्हेन I इज इक्वल टू J, देन A स्क्वायर इज़। तो आप ये मान लो कि ये जो है आपका स्क्वायर मैट्रिसेस है, और स्क्वायर मैट्रिसेस में आपका जो ये 2/2 का है, तो यहाँ के एलिमेंट को आप क्या कहते हो, A11 बोलते हो। यहाँ के एलिमेंट को क्या बोलते हो, पहला रो और कॉलम दूसरा। यहाँ के एलिमेंट को क्या बोलते हो, दूसरा रो और कॉलम 1, और इसको बोलते हैं दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर AIJ का जो वैल्यू है, अगर इसमें I और J बराबर है, मतलब ये और ये बराबर अगर नहीं है तब वैल्यू 1 लेना है, और अगर बराबर है तब वैल्यू 0 लेना है। यानी कि ये तो 1 1 बराबर है, तो जब बराबर होता है तो हमको AIJ का वैल्यू 0 लेना है। तो यहाँ 0 होगा, यहाँ बराबर नहीं है तो 1 होगा, यहाँ भी बराबर नहीं है तो यहाँ भी 1 होगा, और यहाँ बराबर है तो यहाँ 0 होगा। तो ये तो वैल्यू तुम्हारा A का हुआ, लेकिन निकालना है A स्क्वायर का वैल्यू, A का नहीं। तो A स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये 0 1, ये 1 0, और इंटू 0 1 और 1 0। तो मल्टीप्लाई करते समय क्या ध्यान रखते हैं कि पहले रो में मतलब यहाँ के एलिमेंट को हम जब लिखते हैं तो ये आपका पहला रो है और पहला कॉलम है, तो पहला रो और पहला कॉलम को मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाते हैं, है ना। तो ये इस पर टिक कर देंगे और यहाँ पे हम इस पर टिक कर देंगे। तो 0 इंटू 0 0 होगा, फिर प्लस 1 इंटू 1 यानी कि 1 होगा, ठीक है। फिर अगर यहाँ के एलिमेंट पे आते हैं तो ये कौन जगह पे है, तो इस जगह का नाम आप कहोगे पहला रो दूसरा कॉलम। तो पहला रो पे और दूसरा कॉलम पे आप टिक करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाइज होगी। तो 0 का आपको मल्टीप्लाई करना है 1 में, तो 0 इंटू 1 0, फिर 1 इंटू 0, पहला रो है ना और दूसरा कॉलम, तो 1 इंटू 0 ये भी 0, यानी ये पूरी तरह से 0 हो गया। तो 1 0 पहले ऑप्शन में देख लो कि 1 0 कहाँ है, ठीक है। तो 1 0 तुम्हें कहाँ मिलेंगे, तो 1 और 0 जो है आपको पहला ऑप्शन में मिल रहा है और डी ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन और डी ऑप्शन में मिल रहा है, तो निश्चित रूप से हमको यहाँ वाला एलिमेंट भी चेक करना होगा। तो यहाँ वाला एलिमेंट कौन हुआ, तो पहला रो नहीं बल्कि दूसरा रो है, दूसरा रो में है हम लोग और पहला कॉलम में हम। तो दूसरा रो पे टिक करो यहाँ और पहला कॉलम पे टिक करो और कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके जोड़ो, तो 1 इंटू 0 तो 0 हुआ। फिर 1 इंटू 0 के बाद यहाँ पे 0 इंटू 1 करना है, तो 0 इंटू 1 फिर 0, यानी कि ये 0 होना चाहिए। तो 1 0 और यहाँ 0 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे करने की ज़रूरत है ही नहीं, करोगे तो अपने आप वो 1 आएगा, आप करके देख सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो इस क्वेश्चन में आपको क्या रहा है कि वैल्यू ऑफ k फॉर विच a इज इक्वल टू मैट्रिसेस K8 4 2k इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर सिंगुलर मैट्रिक्सेस होता है तो उसका मतलब होता है कि उसका डिटर्मिनांट 0 होगा। याद रखना, सिंगुलर मैट्रिसेस मतलब उसका डिटर्मिनांट 0 होगा। तो डिटर्मिनांट जब निकालते हो तो ऐसे गुना करते हो, इसको ऐसे गुना करते हो, तो ये कितना होगा 2 इंटू के स्क्वायर और माइनस 8 चौके 32, ये वैल्यू 0 होगा। तो आप क्या कर लो कि 2k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 32, तो k स्क्वायर बराबर आपका 16, ठीक है। यानी कि k का वैल्यू आपका हो जाएगा ±4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन f गिवन बाई fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब आपको fx दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 और ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो हमें इंटरवल बताना है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर बोल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो f डैश x क्या हो गया 2x माइनस 4। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दैट मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब f डैश x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी कि 2x माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन 0। तो x इज़ ग्रेटर देन 4 को उधर भेजोगे 2 डिवाइड करोगे 2 होगा, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन दैट a इज़ अ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a
इज इक्वल टू -4 देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू। चलिए तो इसको बनाते हैं, पहले बोर्ड को इरेज करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -4, तो एक फार्मूला आपको आना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए का अगर कोई डिटर्मिनेंट पूछता है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 होता है, जहाँ पे n जो होता है वो इस मैट्रिसेस का ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इस मैट्रिसेस का ऑर्डर हमें दिया गया था कि गिवन दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, तो ये ऑर्डर 3 है, यानी कि आप ये लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -4 और इसका पावर यहाँ पे 3 पड़ेगा, -1 होगा तो -4 का पावर 2 होगा, यानी कि आपका हो जाएगा 16 प्लस में माइनस माइनस प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि अ रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 इज डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 2 3 3। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इन आर शैल बी रिमूव्ड टू मेक एज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए। कह रहा है कि रिलेशन जो आपको दिया है 1 1 1 2 2 2 और 3 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इन आर शैल बी रिमूव्ड, किसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो इट अ इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए, वो ए में एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। 1 2 को हटाना होगा, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 रहेगा तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, साइमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। लेकिन अगर 1 2 उसके अंदर रहेगा तो 2 1 जब तक नहीं आएगा तब तक साइमेट्रिक नहीं हो सकता है। तो हमें इसमें से रिमूव करना है, ना कि इसमें ऐड करना है, रिमूव करना है। तो 1 2 को हटाइए, 1 1 2 2 3 3 रहेगा तो उसे हम लोग साइमेट्रिक भी कहेंगे, क्योंकि साइमेट्रिक के लिए अगर 1 1 हो 2 2 हो 3 3 हो तो अगला देखने की ज़रूरत नहीं है। और आपको ये भी पता होगा कि अगर हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो a, b के बाद b, c का देखना जरूरी होता है। अगर a, b के बाद अगर b से शुरुआत होने वाला कोई नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर 1 1 रहेगा तो 1 से शुरुआत होने वाला तो कोई है ही नहीं, 2 2 रहेगा, 3 3 रहेगा तो उससे शुरुआत होने वाला है ही नहीं। यानी कि हम सिंपल सी बात है 1 2 को रिमूव कर देंगे तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि इफ़ 2a प्लस b मैट्रिसेस दिया है आपको, और आपको 2/2 का मैट्रिसेस दिया है और पूछ रहा है कि a प्लस b माइनस c प्लस 2d का वैल्यू क्या होगा। तो आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं? दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होते हैं जब उसका फर्स्ट एलिमेंट यानी C11 या A11 के बराबर हो, A12 के बराबर हो, इधर का A जो भी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मैच करना चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे 2a प्लस b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2a प्लस b का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 4, और -3 किसका वैल्यू हो जाएगा? तो सबसे पहले तुम a और b वाला रिलेशन देखो तो a - 2b का वैल्यू हो जाएगा -3। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसमें 2 से गुना करके और इसको क्या कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में 2 से गुना करके जोड़ दो। इक्वेशन नंबर 2 में अगर 2 से गुना करोगे तो ये 2 दूना के 4a होगा और प्लस 2b होगा और ये 4 दूना के 8 होगा। और इक्वेशन नंबर इसमें इसको सिंपल से क्या करना है, घटा देना है ताकि a निकल आए तुम्हारा। ये b कटेगा और ये 5a होगा और 8 में से 3 घटेगा तो 5 होगा, तो a का वैल्यू तुम्हारा 1 आ गया। और अगर a का वैल्यू तुम्हारा 1 आ गया तो b का भी वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। क्या से? तो यहाँ से निकाल सकते हो b इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू a, तो a का वैल्यू 1 है तो b का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। तो a भी निकल गया 1 और b भी निकल गया 2। अब c और d निकालने की बारी है, तो उसके लिए भी 2 इक्वेशन नीचे दिया गया है। 5c माइनस d को आप 11 से इक्वेट करो, 5c माइनस d को आप 11 से इक्वेट करो। ठीक है, अब जो है 4c प्लस 3d को आपको 24 से इक्वेट करना होगा। तब 5c माइनस डी को अगर 11 से इक्वेट किए, 4c प्लस 3d को अगर 24 से इक्वेट किए, तो अब वैल्यूज़ को निकालने के लिए तुम क्या करो, सिंपल सी बात है, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। इस इक्वेशन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3d और 3d कट जाएगा, 3d और 3d कट जाएगा। तो अब यहाँ से क्या आएगा, देखो यहाँ से 5 या के 15c और -3 एकम 3d और इज इक्वल टू 33 होगा। और इसको तो सिंपल जोड़ना ही है, तो 4c प्लस 3d इज इक्वल टू
24, तो जोड़ेंगे तो 15 और 4 19C होगा, और ये तो गया, और ये जाएगा 4 3 7, और ये हो गया 3 2 5, तो C का वैल्यू 19 3 57 3 आया, और C का वैल्यू अगर 3 आ गया तो यहाँ से आप D निकाल सकते हैं कि 3D का वैल्यू आपका 24 माइनस 4 3 12, C का वैल्यू रखोगे तो 12 होगा, तो ये 12 घटेगा, यानी कि D का वैल्यू ये घट के 12 आएगा, और 3 से डिवाइड होगा तो 3 चौके 12, यानी C 3 आ गया और D 4 आ गया। तुमसे वैल्यू किसका पूछा जा रहा था, ये ज़रा ध्यान देखने की बात है। तुमसे वैल्यू पूछा जा रहा था इसमें a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी और प्लस 2d। तो ये वैल्यू के लिए आप a क्या लिख दोगे 1, b क्या लिख दोगे 2, माइनस c क्या लिख दोगे तुम 3, और प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू आया है 4, यानी कि 2 और 1 3 में से 3 गया 0, और ये 4 दूना के 8, यानी कि आंसर तुम्हारा 8 ही बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा कि द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन 0 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए जो क्या है, द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व। तो मान लो कोई कर्व है, ये यही ना कर्व है, तो मान लो ये कोई कर्व है, ठीक है। अब इस कर्व की कहानी क्या है कि द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व, द पॉइंट एट विच नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल टू द कर्व, तो ये टेंजेंट हुआ, तो ये आपका नॉर्मल हुआ, है ना। हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा नॉर्मल हुआ। तो नॉर्मल टू द कर्व क्या होना चाहिए कि हमारा एक स्ट्रेट लाइन आगे दिया हुआ है, ये वाला, इस स्ट्रेट लाइन के ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि ये क्लियर हो जाना चाहिए कि इस लाइन के स्लोप के परपेंडिकुलर होगा हमारा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यानी कि इस लाइन का अगर हम स्लोप की बात करें, हमारा ये वाला जो लाइन है, तो इसका स्लोप इसके नॉर्मल, इसके स्लोप के परपेंडिकुलर के स्लोप के बराबर होगा। तो इसका स्लोप के लिए हम क्या करते हैं, m1 बराबर कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y इंटू माइनस, यानी कि 3/4 इज़ द स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। तो अगर इसी के नॉर्मल का अगर हमको स्लोप चाहिए, तो वो स्लोप क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर, यानी कि -4/3, उलट के माइनस लगा देते हैं, तो ये m2 इसका स्लोप हो गया। अब ज़रा बताओ कि ये अगर हमारा कर्व है, ये अगर हमारा कर्व है, तो इस कर्व का टेंजेंट dy/dx क्या होगा। तो dy/dx जब तुम निकालोगे तो ये 1 माइनस 1/x² होगा, क्योंकि x का डिफ्रेंसिएशन 1 और 1/x का माइनस 1/x²। तो ये जो स्लोप है वो इसका स्लोप के बराबर होगा। और ये जो स्लोप है, ज़रा समझने की कोशिश करना, यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर हमको निकालना है तो हम x1 y1 ये बोल सकते हैं, और ये कर्व के ऊपर पॉइंट है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये 1 माइनस 1/x1² होगा। अब ये स्लोप को हम इस स्लोप के बराबर लिख सकते हैं, नॉर्मल को निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर ये नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है और ये भी इसके परपेंडिकुलर, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा। तो जो इस टेंजेंट का स्लोप होगा वही इस लाइन का भी स्लोप होगा। तो इस प्रकार हम 3/4 को इसके स्लोप से इक्वेट कर सकते हैं। अब जो है हम क्या करते हैं कि 1/x1² को हम बराबर के उधर ट्रांसफ़र करते हैं और 3/4 को इधर लेके आते हैं। तो 1/x1² जो होगा वो प्लस हो जाएगा, और जब 3/4 इधर आएगा तो 1 माइनस 3/4 होगा। तो बाई 1 करके आप एलसीएम लोगे तो ये 4 में से 3 घटेगा तो 1/4 होगा। अब 1/x1² का वैल्यू है ये, तो अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x1² बराबर 4 हो जाएगा। तो x1 बराबर आपका प्लस माइनस 2 आया, लेकिन क्वेश्चन ने बोल रखा है कि x ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब कि तुम x1 का वैल्यू 2 लोगे, और x1 का वैल्यू अगर 2 ले लिए तो y यहाँ से आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू 2 रखोगे तो ये 2 प्लस 1/2 यानी कि 2 में आधा जोड़ोगे तो 2.5 होगा, 2.5 का मतलब 5/2। तो वो पॉइंट का नाम कितना हो गया, x में 2 और y में 5/2, यानी कि ऑप्शन नंबर तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा A 2,5/2, 2,5/2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि साइन ऑफ tan इनवर्स x वेयर मॉड ऑफ x इज लेस देन 1 इज इक्वल टू। तो ज़रा सोचो कि साइन ऑफ tan इनवर्स x का वैल्यू पूछ रहा है
अगर तुम जरा सोचो कि ये कहानी जब होती थी कि साइन इनवर्स x, तो तुम इसे डायरेक्ट x लिख सकते हो। अगर x का वैल्यू आपका, ये इसका मतलब होता है कि x का वैल्यू -1 से लेके 1 तक है, याद रखना। अगर मॉड ऑफ x का वैल्यू अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब आप x का वैल्यू -1 से 1 तक रख सकते हो। तो अगर x का वैल्यू -1 से 1 तक अगर होता है तो उस समय हम साइन इनवर्स x को x लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो टेन इनवर्स x दिया है, तो इस टेन इनवर्स को जब तक हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तब तक हम साइन ऑफ साइन इनवर्स x पे नहीं पहुँचेंगे, और जब साइन ऑफ साइन इनवर्स x नहीं पहुँचेगा तो ये आर्गुमेंट के इक्वल नहीं हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि अगर ये भी हो जाए साइन और ये भी साइन इनवर्स हो जाए तो ये x जो है डायरेक्ट आर्गुमेंट के इक्वल हो जाता है। तो आप क्या करो कि टेन इनवर्स x जो है उसको आप साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो तुम मान लो कि टेन इनवर्स x एक एंगल है तो वो अल्फा है, यानी कि टेन इनवर्स x इज इक्वल टू अल्फा। तो तुम ये कह सकते हो कि टेन अल्फा इज इक्वल टू x। और अगर टेन अल्फा x हो गया तो इसका मतलब x/1 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो अगर परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया तो हाइपोटेनस आप निकाल सकते हो अंडर रूट क्या, √x² प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 1, क्योंकि परपेंडिकुलर x² है और बेस 1 का स्क्वायर है तो आपका x² प्लस 1 ही आएगा। तो अगर टेन अल्फा अगर आपका आ चुका है तो तुम इसी ट्रायंगल से साइन अल्फा भी निकाल सकते हो। तो साइन अल्फा के लिए आपको परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लिखना होगा, यानी कि √x² प्लस 1 लिखना होगा। अब जरा बताओ कि अगर साइन अल्फा अगर x/√x² प्लस 1 है तो अल्फा का वैल्यू तुम्हारा साइन इनवर्स ऑफ x/x² प्लस 1 होगा अंडर रूट के साथ, ठीक है। अब जरा बताओ कि यही अल्फा न है, इसी को ना तुम अल्फा माने हो, तो अगर इसको अल्फा माने हो तो इस अल्फा के जगह पे टेन इनवर्स x भी रख सकते हो, टेन इनवर्स x भी रख सकते हो, और यही अल्फा को साइन इनवर्स x/√x² प्लस 1 भी रख सकते हो। इसका मतलब कि साइन ऑफ, हम इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स x/√x² प्लस 1, यानी कि अब साइन ऑफ साइन इनवर्स हो गया तो ये इसके आर्गुमेंट के इक्वल हो सकता है, यानी कि x/√x² प्लस 1 हम इसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो x/√x² प्लस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं, लेकिन अभी आपका सिंपल इस पेपर ख़त्म नहीं हुआ है। हम 10-10 का क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे इसमें 10 बना दिए, अगला वीडियो में हमारा और 10 क्वेश्चन मिलेगा, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन जब होता है तो 2 वीडियोस का आपको आइकन दिखाई देता है। एक वीडियोस में आपका वो रहेगा जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो बनाए रहेंगे, है ना, अपलोड होने के बाद। भले हो सकता है कि अभी अपलोड नहीं हो तो दूसरा वीडियो हम उसमें डालें, लेकिन जैसे ही अपलोड होगा उस आइकन में तुम्हारा नेक्स्ट सैम्पल पेपर का वीडियोस मिल जाएगा। और इधर जो होता है आपका प्लेलिस्ट का, उसमें टर्म 1 के क्लास 12th के जितने प्लेलिस्ट होंगे मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, वो उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें पूरा वीडियोस का प्लेलिस्ट मिलेगा टर्म 1 के लिए, ठीक है। तो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें आपसे मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए काम करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग बाबा।